में खुशी के आंसू आ गए। राजू, मेरे भाई, तू जिंदा है। जल्दी से यहाँ आ जा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल, उसने राजू से कहा। राजू ने अपने हाथों के कोहनी को फर्श पर टिका दिया और कोहनी के बल वो बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी रिक्शा चालक जोर से चिल्लाया, राजू पीछे देख। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उस औरत ने उसके मुंह पर लोहे का फावड़ा दे मारा और राजू का सिर उल्टा हो गया। यह देख ऑटो ड्राइवर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो औरत फिर से जिंदा हो गई थी और उसने लोहे के फावड़े से एक ही बार में राजू को मार दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो मर चुकी थी। राजू ने इसके सिर में चाकू घोंप दिया था और चाकू अभी भी उसके सिर में है। ऑटो ड्राइवर सोचने लगा। उस औरत ने उसके हाथ में से फावड़ा फर्श पर फेंक दिया और उसने अपने सिर में घुसा हुआ चाकू बाहर खींच लिया। फिर उसने उस चाकू पर लगे खून को अपनी लंबी और काली जीभ से चाटा। उस औरत की साड़ी राजू के खून से लथपथ हो गई थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो चमक और चेहरे की नाजुकता दिख रही थी, अब वो गायब हो गई थी। उसके हरकत से उसके इंसान होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक इंसान कभी भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता और कोई भी इंसान सर में चाकू घोंपने के बाद जिंदा नहीं होता। राजू की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उस औरत ने राजू की लाश उठाई। उसने राजू का सिर अपने कंधों पर रख लिया। तभी टेबल पर रखा हुआ म्यूजिक प्लेयर अचानक से चालू हो गया और गाना बजने लगा। और उसके बाद वो औरत राजू के लाश के साथ नाचने लगी। वो औरत राजू के लाश के साथ नाच रही थी। यह देख ऑटो ड्राइवर के होश उड़ गए। ऑटो ड्राइवर दरवाजे के पास से हट गया और उसने अपना सिर टॉयलेट सीट पर रख दिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपना सबसे करीबी दोस्त गंवाया था। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? वो रोते रोते खुद से ही बोल पड़ा। उसे पता चल गया था कि वो औरत या तो भूत या फिर चुड़ैल है और उस चुड़ैल का मकसद सिर्फ उसकी मौत है। उसने आंखें मूंद ली और भगवान का ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद वो भगवान का ध्यान करते हुए सो गया, लेकिन कुछ ही समय में किसी ने उसे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। कौन है? कौन है? ऑटो ड्राइवर नींद से जागते हुए बोला। बाथरूम में चारों ओर देखा। उसके और उसके लाशों के सिवा बाथरूम में कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर मेज के नीचे लाश को देखा। वह अभी भी अपने हाथों और पैरों को फैलाकर लेटी हुई थी और उसकी आंखें और मुंह खुले थे। ऑटो ड्राइवर की नजर उस लाश की जांघ पर गई। उसकी जांघ के नीचे एक काली कवर वाली डायरी थी। उसे लगा कि उसे कोई आभास हुआ होगा, इसलिए वह फिर से सो गया। जब वो सो गया तो किसी ने उसे पीछे से उसके पिछवाड़े में लात मारी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वहां केवल मेज के खोखले में उसी ऑटो ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी, जो उसका मोबाइल निगल गया था। तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या इसी लाश ने तो मुझे लात नहीं मारी? वो मन ही मन बोल पड़ा। तभी उसकी नजर उस लाश की जांघों पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो डायरी उस लाश के जांघ के नीचे थी, वो अब उसकी जांघ से बाहर निकली थी। इसका मतलब ये था कि या तो वो डायरी खुद चलकर उस लाश की जांघ के बाहर निकली होगी या फिर वो लाश वहां से सड़क गई होगी। और डायरी तो खुद से चल नहीं सकती। इसका मतलब वो लाश ही थी जो वहां से हिली थी। उसे समझ आ गया कि वो लाश ही थी जिसने उसे पहले थप्पड़ मारा और बाद में लात मारी थी। वो लाश उसी जगह पर पड़ी थी और कुछ हलचल कर रही थी, पर उसे देखना था कि क्या वो लाश जिंदा है। इसलिए उसने बाथटब के पास में से एक मोबाइल फोन उठाया और उस लाश पर फेंक दिया, लेकिन वो लाश हिली नहीं। उसने फिर से उस मोबाइल के ढेर में से 3 मोबाइल उठाए
और एक एक करके उस लाश के ऊपर फेंके, पर वो लाश हिली नहीं। उसे लगा कि उसे कोई वहम हुआ होगा, इसलिए वो फिर से जाकर टॉयलेट सीट पर सर रखकर सो गया। उसने आंखें बंद कर ली थी। इतने में उसके सर पर कुछ आ टकराया। ऑटो ड्राइवर ने आंखें खोली और चिल्लाया, कौन है? तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े हुए मोबाइल पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसके सर पर किसी ने मोबाइल फेंक कर मारा था। उसने पीछे मुड़कर टेबल के खोखले में पड़ी लाश को देखा। उसके बाजू में 3 मोबाइल पड़े हुए थे। यह देखकर तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि उसने उस लाश के ऊपर 4 मोबाइल दे मारे थे। अब यहां सिर्फ 3 थे। इसका मतलब वो लाश ही थी जिसने उसे मोबाइल फेंक कर मारा था। वो उस लाश को देखकर पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसके पीछे बाथ टब में से दूसरी लाश ने उसके पिछवाड़े में लात मारी और ऑटो ड्राइवर सीधे टेबल के नीचे पड़े हुए लाश के पैरों में जा गिरा। उस लाश के पैरों में गिरते ही उस लाश ने दोनों हाथों से उसका गला घोटना शुरू कर दिया। ऑटो ड्राइवर दर्द के मारे तड़प रहा था। वो उस लाश का चेहरा अपने नाखूनों से नोच रहा था, पर वो लाश उसका गला छोड़ ही नहीं रही थी। ऑटो ड्राइवर को उसकी मौत उसके सामने दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपने हाथ फर्श पर टिका दिए। उसका नसीब अच्छा था कि उसे अपना चाकू फर्श पर मिला और उसने चाकू को उठाकर सीधा उस लाश के आंखों में घुसेड़ दिया और वैसे ही लाश सुन पड़ गई। उसने ऑटो ड्राइवर का गला छोड़ दिया और बेजान होकर नीचे पड़ गई। ऑटो ड्राइवर वहां से उठ गया और टॉयलेट सीट पर जाकर चढ़ गया। उसकी सांसें अटक रही थी। अब उसकी बाईं ओर टेबल के नीचे पड़ी हुई लाश थी और दाईं ओर बाथ टब जो लाशों से भरा हुआ था। हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा, गालियां नहीं दूंगा, हमेशा आपकी पूजा करूंगा, किसी भी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। आप कहे तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, पर मुझे इस बाथरूम से बाहर निकालो भगवान, बाहर निकालो। मैं आपसे विनती करता हूँ भगवान। ऑटो ड्राइवर ने भगवान से प्रार्थना की, तू कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, ना जिंदा ना मुर्दा। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। ऑटो ड्राइवर ने अपने कान बंद कर लिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। पर भगवान का नाम लेते हुए उसके मन में एक ही सवाल आया, क्या भगवान उसके इस गलती के लिए माफ कर देंगे? क्योंकि उसने एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उसके मन में ना जाने कौन सा ख्याल आया और उसने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई थी और वो सोचने लगा, क्या मेरे इस गलती की सजा सिर्फ मौत है? क्या सच में मैं इस बाथरूम के बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने बीवी बच्चों को नहीं देख पाऊंगा? और वो रो पड़ा। उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सता रही थी। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं जरूर लड़ूंगा। वो खुद से बोल पड़ा और वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं इस बंगले के बाथरूम में फंसा हुआ हूँ। बचाओ! वो गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला दर्द करने लगा। तभी वो फिर से रो पड़ा। कोई मुझे बचाओ! वो रोते हुए बोला, पर कोई भी उसकी बातें सुन नहीं पा रहा था। आखिरकार वो चुप बैठ गया। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे पड़े हुए उस लाश के पास पड़ी हुई डायरी पर पड़ी। उसने उस लाश के पास से डायरी उठाकर खोली। उसने डायरी में नाम पढ़ा, महेश सातारकर। वो शायद उसी की डायरी थी जिसमें वो हर दिन बिताए हुए अपने दिन के बारे में लिखा करता था। ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि उसने जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि वह बाथरूम में कैसे फंस गया था। कुछ पन्ने पलटने के बाद वह एक पेज पर रुक गया। उस पेज की शुरुआत में ऑटो ड्राइवर ने लिखा था,
मुझे पता है किसी न किसी दिन मेरी डायरी कोई ऑटो ड्राइवर द्वारा पढ़ी जाएगी। मेरा नाम महेश शतारकर है और मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। ये पढ़कर ऑटो ड्राइवर चौंक गया। अगर वो ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि पत्रकार था तो उसने ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी थी? ऑटो ड्राइवर के मन में सवाल आया। उसने सोचा, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, इसीलिए इस पत्रकार ने ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन रखी होगी और इसी कारण वो चुड़ैल के जाल में फंस गया होगा। पर वो फंसा कैसे? उसके मन में और एक सवाल आया। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ऑटो ड्राइवर ने वो डायरी पढ़ने का फैसला किया और उसने डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। पिछले 3 महीनों से हर शनिवार को इस शहर में से एक ऑटो ड्राइवर गायब हो रहा है। रात में ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवरों में से हर शनिवार को एक गायब हो रहा था। इसलिए ऑटो ड्राइवर के परिवार वाले शहर के पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे, लेकिन उन लापता ऑटो ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन इन सभी घटनाओं में कॉमन बात अवंती नगर थी। ऑटो ड्राइवर लापता होने के अगले दिन ही उसका ऑटो अवंती नगर के सिल्वर लिप बंगले के बाहर पाया जाता था। सिल्वर लिप बंगला 4 महीने से बंद पड़ा था, इसलिए पुलिस को उस बंगले पर शक हो गया। पुलिस को शक था कि उन सभी ऑटो ड्राइवरों का किसी साइको ने अपहरण कर लिया है, क्योंकि सभी ऑटो ड्राइवर शनिवार की रात से लापता हुए थे और उनके खाली ऑटो सिल्वर लिप बंगले के बाहर पाए गए थे। इस वजह से पुलिस ने सिल्वर लिप बंगले की तलाशी ली, लेकिन उन्हें बंगले में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने उस बंगले को अनदेखा कर दिया। मैं एक पत्रकार था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ऑटो ड्राइवरों के लापता होने का कारण जानकर ही रहूंगा और मैंने जांच शुरू की। तब मुझे पता चला कि जो ऑटो ड्राइवर लापता हो गए थे वे रात में गुलाबगंज इलाके में ऑटो चलाते थे। इसलिए मैंने शनिवार की रात को गुलाबगंज इलाके में ऑटो चलाने का फैसला किया। उस शनिवार की रात को 2 बजे मैं गुलाबगंज इलाके में ऑटो चला रहा था जब मैंने सुनसान रोड के किनारे पर एक औरत को देखा। मैंने ऑटो उसके करीब जाके खड़ा कर लिया। मैंने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कि मैंने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। भैया अवंती नगर छोड़ दोगे? उस औरत ने मुझसे पूछा। अवंती नगर के शब्द सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए, मैंने उस औरत से कहा। जैसे ही औरत रिक्शा में बैठ गई, मैं ऑटो को अवंती नगर की तरफ ले जाने लगा। ऑटो में बैठकर मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उस औरत को कहाँ देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। कुछ ही समय में अवंती नगर आया। उस औरत ने मुझे एक बंगले के सामने रुकने को कहा। उसने भाड़ा दिया और एक बंगले का गेट खोलकर अंदर चली गई। मैंने उस बंगले को देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस बंगले का नाम सिल्वर लिप था। लेकिन ये बंगला तो 4 महीने से बंद है, फिर यह औरत इस बंगले में क्यों गई है? मैं मन ही मन बोल पड़ा। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने उस बंगले में जाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। तभी अचानक से मेरी नजर पीछे की सीट पर गई। वो औरत ऑटो में अपना मोबाइल भूल गई थी। बस मुझे उस बंगले में घुसने का कारण मिल गया। मैंने मोबाइल लिया और गेट खोलकर बंगले के आंगन में आ गया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और यह क्या, अचानक दरवाजा खुल गया। औरत शायद गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मैडम जी, मैंने अंदर आते ही उस औरत को आवाज दी। तभी मैंने उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। दूसरी मंजिल के एक बेडरूम से वो चीखने की आवाज आई थी। इसलिए मैं दूसरी मंजिल के उस बेडरूम की तरफ भागा, लेकिन मैंने देखा कि बेडरूम खाली था। तभी एक बार फिर से औरत जोर से चीखी। वो चीख वॉशरूम से आई थी, तो मैं दौड़कर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वॉशरूम में घुस गया और सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने वॉशरूम के बाथटब में ऑटो ड्राइवर की लाशें देखी थी। तभी उस औरत ने बाहर से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर मैं असफल रहा। मैं रोया, चिल्लाया, उससे भीख मांगी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने बाथटब के पास मोबाइलों का ढेर देखा। मैंने अपनी जेब से उस औरत का मोबाइल निकाला तो वो एकदम उन्हीं मोबाइलों की तरह था। मैं समझ चुका था कि उस औरत ने मुझे अपने जाल में फंसाया है, लेकिन वो औरत कौन थी? मेरे मन में सवाल आया। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई। कुछ 4-5 महीना पहले सिल्वर लीफ में, मतलब इसी बंगले में, इस बंगले की मालकिन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
मैंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और गूगल पर श्यामला देशमुख मर्डर लातूर सर्च किया, पर वहां मैंने श्यामला देशमुख यानी इस बंगले की मालकिन की फोटो देखी और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस औरत ने मुझे इस वॉशरूम में बंद कर दिया उस औरत का चेहरा और इस बंगले के मालकिन के चेहरे से मेल खा रहा था। पर यह कैसे मुमकिन है? ये औरत तो 5 महीने पहले ही मर गई थी। मैं मन ही मन बोल पड़ा और इस तरह से मुझे पता चल गया कि वह औरत भूत है। वो जरूर अपनी मौत का बदला लेने के लिए ऑटो ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती रही थी। ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, पर उसके फोन उठाने से पहले ही टेबल के खोखले में लेटी एक लाश ने मेरा मोबाइल निकाल लिया। मैं वह देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, पर उसके बाद मुझे उस लाश की आदत सी पड़ गई थी। जैसे ही रात में सोने की कोशिश करता, वह लाश मुझे कभी थप्पड़ मारती तो कभी लात मारती थी। सुबह होते ही वह लाश ठंडी पड़ जाती थी। दिन के समय तो कुछ भी हरकत नहीं करती थी, इसलिए मैंने दिन में ही सोने का फैसला किया। रात होते ही उस औरत का भूत वॉशरूम के बाहर बेडरूम में बड़ी ही डरावनी आवाज में गाना गाते हुए नाचती थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे कान दर्द करते थे। हर वक्त मेरी नजर वॉशरूम में पड़ी लाशों पर जाती थी। उसमें से आधे ऑटो ड्राइवर तो उस वॉशरूम में बिना खाने पीने के तड़प के मर गए थे। मैं हमेशा सोचता था कि वो औरत इन सभी की मौत कैसे देख पाती होगी। उस औरत की हत्या बेहद ही बेदर्दी से हुई थी। शायद इसलिए मरने के बाद वो इतनी क्रूर बन गई थी। कहानी के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर वह औरत भूत सिर्फ ऑटो ड्राइवर्स को ही क्यों मार देती थी, और अगले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि उस औरत का खून किस वजह से और किस तरीके से किया गया। तो कहानी में आखिर तक बने। मिसेस देशमुख के साथ बहुत बुरा हुआ था। असल में हुआ यह था, उस शनिवार की रात मिसेस देशमुख देर से एक पार्टी से घर लौट रही थी, पर रास्ते में उनकी स्कूटी बंद पड़ गई। इसलिए उन्होंने वहां से ऑटो लिया और घर आ गई। लेकिन घर आने के 10-15 मिनट के बाद उनके घर की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उन्हें दरवाजे पर वही ऑटो ड्राइवर दिखा जिसकी ऑटो में वो घर आई थी। क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने घर के अंदर से ही रिक्शा वाले से पूछा, मैडम आप अपना मोबाइल ऑटो में भूल गई थी, इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। लेकिन मिसेस देशमुख उस रात घर पर अकेली थी। उनके पति काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। सास का पहले ही निधन हो चुका था और कुछ देर पहले वो ऑटो ड्राइवर शीशे में उन्हें गंदी नजर से देख रहा था। इसलिए उन्हें इतनी रात गए एक ऑटो ड्राइवर के लिए दरवाजा खोलना ठीक नहीं लगा। भैया आप मोबाइल दरवाजे के बाहर छोड़ दो, मैं कल सुबह बाहर आकर ले लूंगी। ओके मैडम, ठीक है, ऑटो ड्राइवर बोला। उसने मोबाइल दरवाजे के बाहर रख दिया और ऑटो लेकर वहां से चला गया। ऑटो की चले जाने की आवाज सुनकर मिसेस देशमुख ने दरवाजा खोला और वो ऑटो ड्राइवर के जाल में फंस गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, रिक्शा चालक का एक दोस्त जो वहीं छुपा हुआ था, उसने मिसेस देशमुख की गर्दन पर चाकू रख दिया और बोला, बिल्कुल चुप रहना, अगर आवाज की तो गला काट दूंगा। मिसेस देशमुख डर के मारे चुप बैठ गई और उसने फोन करके ऑटो ड्राइवर को वापस बुला लिया। ऑटो ड्राइवर जानता था कि मिसेस देशमुख मोबाइल लेने के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। वह जानता था कि जब वो मोबाइल रखकर उनके घर से चला जाएगा तभी मिसेस देशमुख घर के बाहर मोबाइल लेने के लिए आएंगी। इसलिए उसने अपने प्लान में अपने दोस्त को शामिल कर लिया था। उसने दरवाजे की बेल बजाने से पहले ही अपने दोस्त को दरवाजे के बाजू में चाकू लेकर खड़ा करवाया था और सब उसके प्लान के मुताबिक हुआ और मिसेस देशमुख उसके जाल में फंस गई। ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्त ने मिलकर मिसेस देशमुख से जबरदस्ती की। उसके बाद उन्होंने घर का सारा सोना और पैसे लूट लिए और वहां से जाते समय उन्होंने मिसेस देशमुख के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, उनके मुंह को कपड़े से बांध दिया और उन्हें वॉशरूम के बाथटब में मरने के लिए फेंक दिया। वहां से भागते समय ऑटो ड्राइवर के दोस्त ने बाहर से घर को ताला लगाया ताकि जब कोई उनके घर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि मिसेस देशमुख घर पर नहीं है और वो कहीं बाहर चली गई है। सुबह जब उनकी नौकरानी घर का काम करने के लिए बंगले पर आई तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने मिसेस देशमुख को कॉल किया लेकिन उनका फोन बंद था, इसीलिए वो वहां से चली गई। लगातार 6 दिनों तक काम वाली बाई बंगले के चक्कर काटती रही पर उसे घर का दरवाजा बंद ही दिखाई दिया।
7वें दिन जब मिसेस देशमुख के पति मनोज राव देशमुख विदेश से आए और उन्होंने अपने पास के चाबी से घर का ताला खोला, जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए तो उन्होंने उनकी पत्नी का शव बाथ टब में पाया। मिसेस देशमुख की 6 दिनों तक भूख और प्यास से मौत हो गई थी। 7 दिनों के भीतर पुलिस ने 2 रिक्शा चालकों को पकड़ लिया। तब पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि उस शनिवार की रात क्या हुआ था। मैं समझ गया कि मिस श्यामला देशमुख की रूह ऑटो चालकों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही थी, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो, इसलिए वह समाज से ऐसे लोगों को मार रही थी जो औरत की तरफ बुरी नजर से देखते हैं और उनके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करते हैं। मैं चिल्ला चिल्लाकर मिसेस श्यामला देशमुख की आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं किसी बुरी नीयत के साथ यहां नहीं आया था। लेकिन उस आत्मा को मेरी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तू कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, ना जिंदा ना मुर्दा। मुझे इस बाथरूम में बंद हुए 4 दिन बीत चुके हैं। भूख प्यास से मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। अब तो जैसे मेरे जीने की इच्छा ही खत्म हो रही है। इस डायरी में अपना दर्द बांटकर थोड़ा अच्छा महसूस होता है। बस एक उम्मीद के साथ जी रहा हूं कि वह दरवाजा खुल जाए और मैं वहां से भाग जाऊं। मुझे मेरी बीवी बच्चों की बहुत याद आती है। मैंने लाख कोशिश की पर वो मजबूत दरवाजा नहीं खुला। प्यास से मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है। मैं रो रहा हूं लेकिन मेरे आंसू तक खत्म हो चुके हैं। नल से लगातार काला पानी बह रहा है जिससे गंदी बदबू आ रही है। मैं मन ही मन सोच रहा हूं आखिर मेरी क्या गलती है, क्यों मैं इस मौत के भंवर में फंस गया हूं। तभी मेरे मन में ख्याल आया मिसेस श्यामला देशमुख भी ऐसे ही मौत के जाल में फंस गई थी। उनकी भी क्या गलती थी। आज 5 दिन हो चुके हैं। अब मैं भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरा दिल और दिमाग नकारात्मकता से भर चुका है। आज मैंने टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो मेरी उसे एक ही सलाह है, यहां से बचने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। मुझे शायद पहले ही यह फैसला कर लेना चाहिए था। वो औरत एक बुरी आत्मा बन चुकी है और वो आपको इस बाथरूम से बाहर किसी भी हालत में जाने नहीं देगी, यदि आप निर्दोष हो तब भी नहीं। डायरी के आगे के पन्ने खाली थे। ऑटो ड्राइवर उस पत्रकार की डायरी पढ़ के बहुत डर गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो भी इस बाथरूम में फंसता है उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। उसे लगा कि पत्रकार सही था। उस औरत को बस एक ही चीज चाहिए और वो है ऑटो ड्राइवर की मौत। पर वो ऑटो ड्राइवर हार मानने वालों में से नहीं था। पर यहां से निकलूं कैसे, वो ऐसा सोचने लगा। तभी अचानक उसे याद आया, पत्रकार ने डायरी में लिखा था कि हर शनिवार की रात एक ऑटो ड्राइवर इस बाथरूम में फंस जाता है। मैं भी शनिवार की रात को ही फंस गया था, यानी कि अब इस बाथरूम का दरवाजा अगले शनिवार की रात को कोई ऑटो ड्राइवर ही खोलेगा। जब कोई ऑटो ड्राइवर इस बाथरूम का दरवाजा खोलेगा तभी मुझे यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। और अगर वो औरत ने मुझे रोका तो मैं वो ऑटो ड्राइवर मिलके उसका सामना करेंगे। मुझे कुछ भी करके इस आने वाले शनिवार तक यहाँ मुझे जिंदा रहना होगा, उसने अपने आप से कहा। और वो शनिवार की रात देखने लगा। ऑटो ड्राइवर को फंसे हुए अब 5 दिन हो चुके थे। पिछले 5 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बिना पानी के उसका गला सूख गया था। उसने सोचा, भूख के मारे कहीं मेरी मौत ना हो जाए, पर क्या खाऊं? शव। उसने वहां पड़े शव के मांस को खाने के बारे में सोचा, पर दुविधा ये थी कि वो शाकाहारी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया था और ये तो इंसान का मांस है, पर उसे जिंदा रहने के लिए ये आखिरी मौका था। इसलिए उसने इंसानी मांस खाने का सोचा। उसने खोखले में पड़ी हुई लाश के आंख से चाकू निकाला
और बाथ टब में पड़े शव का मांस निकाला। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस मांस को चाकू में लगाकर उस मांस को भूनकर खाने लगा। उसे 2-3 बार उल्टियां आई, पर उसे जिंदा रहने के लिए वो मांस खाना पड़ा। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। शनिवार की रात आई। ऑटो ड्राइवर इंसानी मांस खाकर शनिवार तक जिंदा रहा। उसने घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। वो औरत पक्का नई शिकार के लिए निकल गई होगी। हाँ। उसने अंदाजा लगाया, क्योंकि वो भी रात के 2 बजे के आसपास उससे मिला था। वो औरत गुलाबगंज रोड पर ऑटो की राह देख रही थी। तभी वहां एक ऑटो आई। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? अवंती नगर। उस औरत ने कहा। अवंती नगर सुनते ही ऑटो ड्राइवर थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि गायब हुए ऑटो ड्राइवर्स की ऑटो रिक्शा दूसरे दिन अवंती नगर के कोई सिल्वर लीफ बंगले के बाहर मिलते थे। उसने मन ही मन कुछ सोचा और कहा, नहीं मैडम, अवंती नगर मैं नहीं आऊंगा। उसने औरत से कहा, अरे मुझे पता है भैया कि आप क्यों मना कर रहे हो, पर क्या आपको मैं कोई अपराधी लग रही हूँ? मेरी स्कूटी बंद पड़ी है, रात के 2 बजे हैं और मुझे घर जाना है, काफी देर हो गई है और आज घर पे मैं अकेली हूँ। आप अगर घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं घर कैसे जाऊंगी? वो औरत ऑटो ड्राइवर से बोली। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर को उस औरत पर दया आ गई। इंसानियत के नाते उसने कहा, ठीक है मैडम, बैठिए। वो औरत ऑटो में बैठ गई और ऑटो अवंती नगर की ओर चल पड़ा। यहाँ बाथरूम में बैठकर ऑटो ड्राइवर उस औरत और दूसरे ड्राइवर की राह देख रहा था। तभी उसे बंगले के बाहर किसी ऑटो रुकने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद उसे ऑटो जाने की आवाज आई। उसे पता था उस औरत ने ऑटो में मोबाइल छोड़ा होगा और ऑटो ड्राइवर उसे देने वापस यहाँ आएगा। थोड़ी देर बाद वही हुआ। उसे बंगले के बाहर ऑटो रुकने की आवाज आई। वो ऑटो ड्राइवर ईमानदार था, इसलिए वो मोबाइल देने वापस आया था। उसने बंगले की ओर देखा। उस पे लिखा था देशमुख विला। उसे लगा कि उसे सिल्वर लीफ बंगले से खतरा है, ना कि देशमुख विला से। इसलिए उसने बंगले के अंदर जाने का निर्णय लिया। उसने 2-3 बार डोरबेल बजाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद वो औरत सो रही होगी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कोई तो बचाओ मुझे, मैं इस बाथरूम में फंस गया हूँ, बचाओ। बाथरूम से ऑटो ड्राइवर चिल्लाने लगा। बंगले के अंदर से आने वाली आवाज सुनकर नया ऑटो ड्राइवर सावधान हो गया और उसने दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाजा खुला था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अंदर की ओर चला गया। तभी उसे बाथरूम में फंसे ऑटो ड्राइवर की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, मैं ऊपर वाले कमरे के बाथरूम में फंस गया हूँ, बचाओ बचाओ। नया ऑटो ड्राइवर दौड़ते हुए उस बाथरूम की ओर गया। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उस औरत ने मुझे इस बाथरूम में बंद कर दिया है, जल्दी खोलो। हाँ 1 मिनट। ऐसा कहकर नए ऑटो ड्राइवर ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उस औरत ने नए ऑटो ड्राइवर को पीछे से लात मारी और वो नया ऑटो ड्राइवर भी बाथरूम में गिर गया। और वो तभी उस औरत ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नया ऑटो ड्राइवर बाथरूम में लाशों के ढेर को देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वो जान चुका था कि शहर के गायब हुए ऑटो ड्राइवर जाते कहाँ हैं। दूसरी ओर पुराना ऑटो ड्राइवर अपना सर पकड़ के बैठा था, क्योंकि उसका यहाँ से बाहर निकलने का प्लान फेल हो चुका था। नया ऑटो ड्राइवर दरवाजे पे लात मारने लगा। दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी अचानक पुराने ऑटो ड्राइवर ने कहा, दोस्त तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जल्दी से निकालो और पुलिस को फोन लगाओ, जल्दी निकालो। तभी नए ऑटो ड्राइवर ने अपनी जेबें तराशते हुए कहा, अरे मैं अपना मोबाइल फोन ऑटो में भूल गया। ये सुनते ही पुराने ऑटो ड्राइवर को गुस्सा आया
तेरी माँ की, मैं इतने दिन तुम्हारी राह देख रहा था और तुम मोबाइल ऑटो में भूला है। पर यहाँ हो क्या रहा है? हमें यहाँ क्यों बंद किया है? तभी पुराने ऑटो ड्राइवर ने उसे सारी बातें बताई। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकले? कि तभी दरवाजे पे किसी ने हाथ मारा और उस औरत ने बाहर से कहा, मैं तुझे बाहर निकालूंगी, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? तुम्हारे सामने वाले ऑटो ड्राइवर को मार डालो। न तो मुझे मार सकता है न वो औरत, मैं अमर हूँ। हाँ। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था। पर मैं मरने वाला था, है? क्योंकि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, और आज नहीं तो 2 दिन बाद तू मुझे मार ही देता, क्योंकि मैं कमजोर हो चुका हूँ। इसलिए तू मुझे मारो, इसके पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मुझे मत मारो मुझे। बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय। मैडम मैडम मैंने उसे मार दिया मैडम। और अचानक दरवाजा खुल जाता है। नया ऑटो चालक अपने पेट पर हाथ रखकर वॉशरूम से बाहर आता है। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? जो भी इस घर में आता है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता, न जिंदा न मुर्दा। घर आजा सजन, तेरी राह तकूं मैं रात दिन, के कहीं न लागे मन, तेरे बिन घर आजा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरान में आ जाएगी बहार, झूमेगा आसमान। तभी अचानक रास्ते के किनारे उसे एक औरत दिखी। उसने औरत के पास आकर ऑटो रोका। कहाँ जाना है? अवंती नगर। ये सुन ऑटो ड्राइवर को डर के मारे पसीना आ जाता है। नहीं मैडम, ऑटो नहीं जाएगा वहाँ। प्लीज छोड़ दो ना, आज मैं अकेली हूँ घर पर। नहीं, ऑटो नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? ये औरत तो 4-5 महीने पहले मर चुकी थी। तभी अचानक उसे गाना सुनाई देने लगता है। घर आजा सजन, तेरी राह तकूं मैं रात दिन। ऑटो ड्राइवर आईने में दिखता है तो वो औरत पीछे ऑटो में बैठी हुई वही गाना गा रही थी।